the EA means activation energy. ठीक है, तो ये जैसा मैंने बताया कि एक ये ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है और ये क्या है, एनर्जी बैरियर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एनर्जी बैरियर आपको बताया था, ठीक है, एनर्जी बैरियर, ठीक है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया था। तो ये बैरियर क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। और जैसे हम अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, एक ही रिएक्शन को हम 2 टेम्परेचर पर सॉल्व करते हैं, सेम रिएक्शन एट 2 टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आता है। और एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहाँ पर है एनर्जी, अब एक्स के अलोंग एनर्जी ले लिया हमने, और वाई के अलोंग क्या लिया, प्रपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वाई के अलोंग है proportion of the molecules with a given energy। ये प्रपोर्शन है और यहाँ पर वो एनर्जी है, ठीक है। तो 2 ग्राफ इस तरह से बनते हैं, लोअर और हायर टेम्परेचर के, ठीक है। ये है लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर हायर कर देते हैं तो एट हायर टेम्परेचर ग्राफ कैसा हो जाता है, ग्राफ इस तरह का हो जाता है, ठीक है, ग्राफ इस तरह का हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर एक एक्टिवेशन एनर्जी मान लेता हूँ कि इट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, इस पॉइंट पर एक्टिवेशन एनर्जी है, तो यहाँ लोअर टेम्परेचर पर केवल इतना शेडेड है विच हैज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन, ठीक है। ये है हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। लेकिन हायर टेम्परेचर पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि हायर टेम्परेचर पर ये शेडेड एरिया बन रहा है, ठीक है। तो नीचे वाली लाइन क्या है, लो टेम्परेचर के लिए है, ठीक, ये इस केवल इतना शेडेड एरिया है। और यहाँ पर क्या है, हायर टेम्परेचर पर ये भी इंक्लूड है और साथ में और भी ज़्यादा हो गया है। तो मोर शेडेड एरिया मीन्स मोर मॉलिक्यूल्स, मोर पार्टिकल्स हैव प्रपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टोटल में से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं विच हैज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी, अगर इस पॉइंट को एक्टिवेशन एनर्जी मान लिया जाए, ठीक है। तो इसी टाइप का ग्राफ आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी ऑब्जर्व किया होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और उन सब से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये सब कंप्लीट हो गया। एक ए जो हमने ए लिखा था, ए अरेनियस, उसका ए के बारे में नहीं लिखा हमने, पीछे एक इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन है, इसमें हमने ए लिख लिया सीधा, ठीक है। ए क्या होता है, ए इज़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, ए स्पेशल पॉइंट बना देते हैं, ए इज़ नोन एज अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस कांस्टेंट, ठीक है, अरेनियस कांस्टेंट। ए को अरेनियस कांस्टेंट कहा जाता है, इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसे मैक्सिमम रेट कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर, ये भी लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये पूरी टर्म क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, पूरी टर्म डिक्रीज़ होगी, यानी नेगेटिव की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, इंक्रीज़, यानी विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो के की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, के भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म डिक्रीज़ होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, यानी कि ये टर्म क्या हो जाए, ये टर्म 1 हो जाए,
मतलब किसी की पावर 0, किसी की पावर 0 ई रे एक्सपोनेंट पावर 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकेम 1, यानी के किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा हो सकता है एट मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक, चलिए और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आर्यनियस इक्वेशन का नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर Arrhenius equation k equal to a exponent power EA by RT। ठीक है, if temperature became very high, ठीक, मीन्स इनफाइनाइट तक पहुंच जाए फॉर एग्जांपल। ठीक है, देयरफॉर k इक्वल टू a। ठीक है, k किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो सकता है। कब, अगर आपका ये इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो a इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल if EA has joule unit, but R equal to 1.99 or 2 calorie per Kelvin per mole if EA has calorie unit। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जूल है तो आपको आर को ये यूज़ करना है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट कैलोरी है तो आर को आपको 1.99 या 2 वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये है किसके बारे में, ए के लिए। ए जो आर्हेनियस इक्वेशन में ठीक यूज़ हो रहा है। ठीक, आर्हेनियस, और कुछ अगर कोई पॉइंट है ए से रिलेटेड तो हम लिख लेते हैं। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, एक्चुअली द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A is also a function of temperature। It is also a function of temperature। ठीक है, but the temperature dependence is much weaker। Therefore when we consider T1 and T2 temperature range, we assumed that during these temperature changes A remains constant, or having very less means negligible change। very less मतलब not considerable change।
ठीक है। जब भी सॉल्व करेंगे उसको, इसीलिए इक्वेशन क्या बन जाती है, देयरफॉर log k2 बाई k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, इसमें कहीं भी क्या नहीं है, A यूज़ नहीं हुआ, देयर इज़ नो रोल ऑफ A का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, A का कोई रोल नहीं होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। और कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट के लिए आरएनएस इक्वेशन सेम रहती है। ठीक है, अगर विद कैटलिस्ट की बात करते हैं तो आरएनएस इक्वेशन वही बन जाएगी। ठीक, या अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, लॉग की वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस तरह ग्राफ बनेगा। वैसे वायलन का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अगर हम ग्राफ 1/T 1 टेम्परेचर और लॉग के का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वैसे ही ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव स्लॉप। लेकिन यहाँ स्लॉप किसके इक्वल होगा, नेगेटिव EA अपॉन 2.303 R के इक्वल होगा, और ये इंटरसेप्ट log A के इक्वल होगा। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू log A और स्लॉप माइनस EA बाई 2.303 R के इक्वल होगा। ठीक है, और इस तरह से आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए लास्ट, इसके बाद आता है एक टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है, टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके बाद बस हमारे एक ही पॉइंट बच जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लिखेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए केमिकल reaction is defined as the ratio of rate constants of a reaction at two different two temperatures differing by 10 डिग्री सेल्सियस, या डिफरेंस तो किसी भी यूनिट में हो सकता है, 10 डिग्री भी लिख सकते हैं और 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री, वो केल्विन हो तब भी डिफरेंस तो डिफरेंस ही रहता है, वो उसी के इक्वल रहेगा, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है रेशो होता है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, देयरफॉर TC टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू KT + 10 अपॉन KT। अब वो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर। और ये क्या होता है जनरली 2 to 3 times up to approx 100 degree Celsius, and for general reactions, नोट फॉर ऑल, सभी रिएक्शंस के लिए नहीं होगा, और अप टू 100 डिग्री तक ही ये काम करता है। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स होता है, यानी कि आप कोई रिएक्शन अगर लेंगे, जैसे मान लो कोई एक्स रिएक्शन है, वो उसका रेट क्या होगा, 10 डिग्री पर डबल हो जाएगा। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर 2 लिया तो वो 10 डिग्री पर क्या होगा, ईच 10 डिग्री राइज करने पर डबल हो जाएगा। जैसे अभी रेट मान लो x है, तो 10 डिग्री के बाद क्या, मान लो 20 डिग्री पर x है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर रेट x है, तो 30 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 40 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 2x का डबल यानी 4x हो जाएगा। 50 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 4x का डबल यानी 8x हो जाएगा। तो इस तरह से ईच एंड एवरी 10 डिग्री राइज
क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या है ये लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं इसे। where kT is the rate constant at temperature T, और T टेम्परेचर का यूनिट कोई भी हो सकता है, जैसे केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, एंड KT + 10, क्योंकि डिफरेंस ही रहेगा, KT + 10 इज़ द rate constant at temperature T + 10 केल्विन। ठीक है, और ये जनरली किसके बीच में रहता है, बिटवीन 2 to 3 टाइम्स, यानी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट बिकेम 2 or 3 फॉल्स फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इट मीन्स जनरली या most chemical reactions, the rate becomes 2 to 3 fold for each or every 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, रेट क्या हो जाएगा, 2 to 3 फोल्ड, यानी 2 हो सकता है, 2.5 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, इतना हो जाएगा। क्लियर, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर के रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि नया रेट प्रीवियस रेट का क्या होगा। ठीक, कितने फोल्ड होगा वो, टेम्परेचर का डिफरेंस लीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतने टाइम्स आ जाएगा। ठीक, जैसे ये न्यू रेट इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेट या इनिशियल रेट। ठीक है, और पावर क्या होगा, इसकी पावर होगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय 10। ठीक, एच टी क्या है, हायर टेम्परेचर, और एल टी क्या है, लोअर टेम्परेचर, या T2 - T1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो न्यू रेट कुछ भी लिख लिया आपने, आर फाइनल, ठीक, और आर इनिशियल, ठीक है, रेट, और पावर क्या लिखेंगे, T2 - T1 और अपॉन 10 से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कुछ भी है 40 डिग्री से 80 डिग्री, 40 डिग्री से 80 डिग्री, लेकिन साथ में क्या होगा, साथ में यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट भी रहेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ वो रेट में रहेगा। ठीक, तो इसमें रेट इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा। ठीक, जो भी टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा उसकी पावर रहेगी। यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म्स में लिख देता हूँ, सॉरी, इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म्स में लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं न्यू रेट इक्वल टू ओल्ड और इनिशियल रेट इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर HT - LT अपॉन 10। ठीक है, तो ये है हायर टेम्परेचर और ये है लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो रेट फाइनल इक्वल टू रेट इनिशियल इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो भी होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, जो भी होगा। ठीक है, ये होगा TC, और पावर क्या हो जाएगी, T2 - T1 और पावर 10। ठीक है, इस तरह से तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, उसके डिफरेंस है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट है।
और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑल द रेडियोएक्टिव रिएक्शंस फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी उनमें फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करना होता है। बस एक दो कुछ नए पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, बस एक दो ही पॉइंट आएंगे, जैसे न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फिजन, वो सब आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये हम डिस्कस कर लेंगे कल, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे। और ये अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए और जो भी डाउट है डिस्कस करिए, पूछिए। ओके, गुड डे।